हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अध्ययन। मैं सुमित गोयल आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा करंट अफेयर्स 20 जून की। तो आइए शुरू करते हैं। नेपाल की राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ भारत के 3 इलाकों को शामिल करने के दिखाने वाला नया मैप संविधान का हिस्सा बन गया। तो नेपाल के राष्ट्रपति का नाम बताएं। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? यह है विद्या देवी भंडारी। आप यहाँ पर विद्या देवी भंडारी को देख सकते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों विद्या देवी भंडारी की, तो ये नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं और इनके साइन करते ही भारत के 3 इलाके कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को अपने मैप में दर्शाने वाला जो बिल था वो अब इनके साइन होते ही नेपाल के संविधान का हिस्सा बन गया है। चीन से सीमा विवाद के बीच इंडियन एयरफोर्स ने रूस से कितने नए लड़ाकू विमान MiG-29 और सुखोई 30 MKI खरीदने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है? तो ये कितने विमान खरीदे जाएंगे? तो दोस्तों ये खरीदे जाएंगे टोटल 33 विमान। आप यहां पर देख सकते हैं टोटल 33 विमान खरीदे जाएंगे और ये है सुखोई 30 MKI। हालांकि ये अभी सिर्फ प्रस्ताव है दोस्तों, लेकिन इसमें 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI को खरीदने की बात कही गई है। इसका जो बजट होगा वो टोटल इसकी लागत होगी दोस्तों 6000 करोड़ रुपए। और इन विमान को खरीदने का एक फायदा ये भी है दोस्तों, क्योंकि भारतीय वायुसेना के जो पायलट हैं वो इन विमानों से परिचित हैं, यानी उन्हें किसी भी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी इस माहौल में जबकि चीन और भारत के बीच विवाद चल रहा है, अगर ऐसा कोई विवाद ये लंबे समय तक चलता है तो ऐसे विवाद के समय भारतीय वायुसेना आसानी से इन विमान का यूज कर सकती है। तो टोटल 33 विमान खरीदे जाएंगे। भारतीय रेलवे ने चीन की किस कंपनी को कॉरिडोर बनाने का दिया कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया? तो ये किस कंपनी को दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया? ये किया है बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड। अगर हम बात करें इस कंपनी की तो दोस्तों इस चाइनीज कंपनी को 2016 में टोटल 471 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसके अंतर्गत कानपुर में 417 किलोमीटर लंबे एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में सिग्नल का काम करना था। इस प्रोजेक्ट को जो फाइनेंस किया था वो वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस किया था। और अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने की वजह की, तो भारतीय रेलवे ने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की वजह गलवान वैली में हुई घटना को नहीं बताया, बल्कि चीनी कंपनी की लापरवाही से काम करने को बताया है। अगर हम बात करें तो 4 साल में सिर्फ 20%, यानी कि 4 साल में केवल 20% काम ही अब तक किया है चाइनीज कंपनी ने। तो ये वजह बताई है भारतीय रेलवे ने, लेकिन माना ऐसा जा रहा है कि दोस्तों इसके पीछे कैंसिल होने की वजह गलवान वैली की हिंसक घटना ही है। और आजकल आपको पता होगा कि #बॉयकॉट चाइना अभियान बहुत ही ट्रेंड कर रहा है, तो इस कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट के पीछे वही वजह बताई जाती है। दूरसंचार विभाग यानी कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने किन कंपनियों से चाइनीज 4G प्रोडक्ट कर इस्तेमाल बंद करने को कहा है? तो ये किन 2 कंपनियों से कहा है दोस्तों? ये कहा है BSNL और MTNL से। दरअसल BSNL और MTNL ने अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को 4G में कन्वर्ट करने के लिए चाइनीज कंपनी के इक्विपमेंट खरीदने तथा उन्हें इंस्टॉल करने को कहा था, लेकिन अगर हम बात करें तो सुरक्षा के खतरों को वजह बताकर इसे मना कर दिया गया है। और अब BSNL व MTNL दोबारा से इसका एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल सकती हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली चाइनीज कंपनी को नहीं दिया जाएगा। हालांकि इसके पीछे भी वजह जो बताई गई है वो सुरक्षा बताई गई है, यानी कि सिक्योरिटी बताई गई है कि चाइनीज कंपनी के साथ अगर डील करी जाती है तो थोड़ा बहुत सिक्योरिटी का इशू रहता है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस डील के कैंसिल होने के पीछे भी #बॉयकॉट चाइना के अभियान का ट्रेंड में आना ही है, जो कि आजकल भारत में बहुत जोरों से चल रहा है। अमेरिका ने 5G टेक्नोलॉजी के मानक तय करने के लिए किस चीनी कंपनी को US कंपनियों के साथ काम करने की अनुमति दी है? तो ये किस कंपनी को दी है? ये दी है हुआवे कंपनी को। और अगर हम बात करें दोस्तों अमेरिका की, तो वैसे तो अमेरिका ने हुआवे पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और सभी देशों को अमेरिका मना भी करता है कि हुआवे के साथ कोई भी देश कारोबार ना करे।
क्योंकि उसका आरोप होता है कि हुआवे कंपनी डेटा चोरी करती है, टेक्नोलॉजी चोरी करती है और साथ ही स्पाइंग यानी कि खुफियागिरी करती है। पर अब अमेरिका ने खुद ही हुआवे के साथ अपनी कंपनियों को काम करने की मंजूरी दी है। बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो यह बढ़ाया गया है दोस्तों 1 साल के लिए। डीके जैन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और 2019 में जस्टिस डीके जैन को बीसीसीआई का पहला लोकपाल बनाया गया था। और अगर हम बात करें दोस्तों बीसीसीआई की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो हैं सौरव गांगुली। एशियाई पैरालंपिक समिति एपीसी द्वारा चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 को किस देश में करने के लिए अनुमति मिली है? तो अब ये गेम किस जगह कराए जाएंगे दोस्तों? ये कराए जाएंगे बहरीन में। 2021 में होने वाले एशियाई युवा पैरा गेम्स में दोस्तों 20 साल से कम उम्र के 800 खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। इस गेम में 20 साल से कम उम्र के ही खिलाड़ी भाग ले सकेंगे और जो कि मैक्सिमम 800 खिलाड़ी हो सकते हैं। और इन गेम्स में दोस्तों सिर्फ 9 गेम्स को ही ऐड किया गया है, यानी इनके अंदर सिर्फ 9 गेम ही खेले जाएंगे। और अगर हम बात करें बहरीन की, बहरीन एक देश है मिडिल ईस्ट में जो कि एशिया के अंतर्गत आता है, एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है और ये एक आइलैंड नेशन है या हम इसे एक आर्कीपेलागो भी कह सकते हैं। आर्कीपेलागो क्या होता है दोस्तों? आर्कीपेलागो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है या यूं कहें कि एक बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर जब एक देश या एक आइलैंड बनता है तो उसे आर्कीपेलागो कहते हैं। तो बहरीन बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ एक कंट्री है, इसलिए इसे हम आर्कीपेलागो कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी कैपिटल की, तो दोस्तों बहरीन की कैपिटल है मनामा और इसकी मुद्रा है दोस्तों यानी कि करेंसी बहरीनी दिनार। हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 18 जून को। आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को मनाया गया। गैस्ट्रोनॉमी को दोस्तों भोजन बनाने की विधि भी कहा जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो गैस्ट्रोनॉमी होता है रसोई संबंधी व्यवस्था को बताता है गैस्ट्रोनॉमी। और गैस्ट्रोनॉमी ये भी बताता है कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वे सभी बेकार नहीं हैं। कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा, पोषण, खाद्य उत्पादन तथा बायोडायवर्सिटी आदि को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। हाल ही में यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है? तो ये किस देश में आया है? ये आया है अमेरिका में। अगर हम बात करें यूएनसीटीएडी की, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और ये एक यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट इश्यूज पर डील करती है। हाल ही में यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में कितना एफडीआई आया था? तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने बताया कि अमेरिका पहले स्थान पर रहा, पर भारत कौन से स्थान पर रहा और भारत को कितना एफडीआई मिला 2019 में? तो दोस्तों भारत 9वें स्थान पर रहा, भारत का स्थान 9वां रहा तथा भारत में जो कुल एफडीआई आया वो आया 51 अरब डॉलर का। कितना? 51 अरब डॉलर का दोस्तों भारत में एफडीआई आया है। और अगर हम बात करें 2018 की, तो 2018 में भारत का स्थान था दोस्तों 12वां। भारत 12वें स्थान पर रहा था तथा भारत में कुल 42 अरब डॉलर का एफडीआई आया था। और इस रिपोर्ट में दोस्तों ये भी कहा गया है कि हालांकि पूरे विश्व में इस समय कोविड महामारी ने भयंकर रूप ले रखा है, लेकिन फिर भी कोविड के बावजूद भी भारतीय बाजार निवेश के लिए आकर्षित रहेंगे और आगे भारत में और भी ज्यादा एफडीआई आने की संभावना है। तो दोस्तों इस सवाल को एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का अभी रिसेंटली यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार एफडीआई के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा या फिर कितने अरब डॉलर का निवेश आया? तो आपको पता होना चाहिए 9वां स्थान रहा तथा 51 अरब डॉलर का निवेश आया। और अगर हम बात करें तो दोस्तों आज के दिन का मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि यूएनसीटीएडी की स्थापना कब हुई थी? आपको इसका फाउंडेशन ईयर बताना है कि यूएनसीटीएडी की स्थापना कब हुई थी। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक्स करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल नई करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।